नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का 11th एंड 12th के साइंस के लर्न एंड फन के चैनल पे, जहां पे आपको टीचर्स दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। अब यहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जहां पे हम लोग इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे कन्वर्ट होने वाले हैं, विच इज गॉस थ्योरम। शायद आपको पता ही होगा क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से जून चल रहा है। आप सबने गॉस थ्योरम का नाम तो सुन ही लिया होगा, जून भी खत्म ही होने वाला है बच्चों। तो गॉस थ्योरम का नाम तो आप सबने सुना हुआ है, आप सब इसकी इंपॉर्टेंस तो जानते ही हैं कि इस चैप्टर की कूलम्स लॉ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मेनली बात की। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को रखा, तीन अलग अलग केसेस आए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आई और उनके बारे में छोटी छोटी बातें की। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है जिसके लिए हम आज मेहनत करने वाले हैं वो गॉस थ्योरम है। लेकिन गॉस थ्योरम से पहले आपको दो टॉपिक पढ़ने होंगे, विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले पढ़ना होगा आपको एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है यार, देखो एरिया आज तक एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, यानी एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। आज से पहले हम एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी मानते आए हैं, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं लेते थे। आपने कितने सारे चैप्टर्स में, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो फिजिक्स के हों, आपने एरिया निकाला है, लेकिन एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं रखी क्योंकि एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी मानते आए थे। लेकिन इस चैप्टर में हमें एरिया की डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, तो हमने उसकी एक डायरेक्शन बना के उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहीं पे आप एक बात सीख सकते हैं कि कुछ चीजों की हम डायरेक्शन अपने आप बना के उन्हें वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं, जैसे कि डायपोल मूवमेंट। अब देखा जाए तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू में उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दैट्स इट। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर मैं उसकी डायरेक्शन बना दूं, जो कि फिजिक्स में हमने क्या बनाई, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और केमिस्ट्री में क्या बनाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, हमने तो बनाई, तो वो एक कौन सी क्वांटिटी हो गया, स्केलर से वेक्टर। तो डायरेक्शन कभी कभार हम बनाते हैं, जैसे कि एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर, अगर एरिया आज के बाद से वेक्टर होने वाला है तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, फॉर क्लोज्ड बॉडीज, अगर कोई बॉडी क्लोज्ड है, क्लोज से कहने का मतलब जैसे कि कोई क्यूब है, क्यूब क्लोज होता है। फॉर क्लोज्ड बॉडीज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स ऑलवेज। यानी कि अगर हम कोई क्लोज्ड बॉडी की बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब बॉडी है। अभी ना जब हम इसकी एप्लीकेशंस पे आएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन जैसे कि ये क्यूब है मान लेते हैं। अब इसमें जो ये ऊपर वाला फेस है, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूं तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, यानी यहां से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा, ऐसे करके। ऐसे अगर मैं बात करूं नीचे वाले फेस की, तो नीचे वाले फेस के लिए भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर, आप जिस कमरे में बैठे हुए उसमें 6 दीवारें होंगी, मतलब 4 दीवारें, एक छत और एक जमीन, फ्लोर, तो 6, वो भी एक लगभग क्यूब या क्यूबॉइड होगा। अब जो ऊपर वाली छत है उसका अगर मैं एरिया वेक्टर बोलूं तो वो परपेंडिकुलरली बाहर आएगा, ये एज्यूम डायरेक्शन है। साथ वाली दीवार का परपेंडिकुलरली बाहर, नीचे वाले का यानी परपेंडिकुलरली हमेशा आउटवर्ड आएगा। ये इसका एरिया वेक्टर आ गया S1, मान लो इसको S से दिखा देंगे हम, और इसका आ जाएगा S2, या A से भी दिखा सकते हैं, वो अलग बात है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी क्लोज्ड है तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा। अच्छा, अब जैसे ये जो पूरा का पूरा फेस है, इसमें तो हम एक ही एरिया वेक्टर बनाएंगे बिकॉज सारे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो एक ही एरिया वेक्टर होगा। लेकिन फॉर कर्व्ड क्लोज्ड बॉडीज वो रहेगा तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही, लेकिन वी विल हैव इनफाइनाइट एरिया वेक्टर्स। अगर कोई बॉडी क्लोज्ड बॉडी है लेकिन वो कर्व्ड है, लाइक स्फेयर। अब स्फेयर के लिए अगर मैं आपको बोलूं एरिया वेक्टर बताओ, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड यहां के लिए बनाएंगे तो ये आ जाएगा, यहां के लिए बनाएंगे ये आ जाएगा, यहां के लिए बनाए, ऐसे कितने एरिया वेक्टर बनेंगे आप मुझे बताओ।
परपेंडिकुलरली कितने एरिया, तो थोड़े से हिस्से का ये एरिया वेक्टर, इस वाले हिस्से का ये एरिया वेक्टर, इसको हम छोटा सा टुकड़ा कह रहे हैं, छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, ds। तो एक छोटा सा टुकड़ा हो गया ds, ये एक छोटा टुकड़ा हो गया ds2, ये एक हो गया ds3। ऐसे कितने एरिया वेक्टर्स बनेंगे, आंसर है इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें या क्यूबॉइड की बात करें तो सिर्फ 6 एरिया वेक्टर होंगे, वो भी हर एक फेस का एक, क्योंकि वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। अच्छा, लेकिन अगर कोई बॉडी ओपन है, फॉर ओपन बॉडी एरिया वेक्टर is perpendicularly in direction where it makes less angle with electric field। अब ये क्या है आप समझो, मान लो कोई ओपन बॉडी है, जैसे कि लाइक अ शीट ऑफ पेपर, लाइक अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसके लिए एरिया वेक्टर क्या हो सकता है यार, कोई परपेंडिकुलर, जैसे मेरा हाथ मान लो अभी के लिए परपेंडिकुलर शीट है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली ये भी हो सकता है। देखो जो क्लोज्ड बॉडी होती है उनके लिए आउट का मतलब समझ में आता है, इस कमरे के लिए आउट का मतलब समझ में आता है। लेकिन अगर मैं आपको एक पेपर दूं, एक शीट दूं, एक एल्यूमिनियम की शीट दूं, और मैं आपसे पूछूं कि आउट का मतलब क्या है, वहां तो आउट कुछ है ही नहीं। शीट के लिए परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और शीट के लिए परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है। तो शीट के लिए परपेंडिकुलरली इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में हमारा वेक्टर आ सकता है, लेकिन एक ही चीज के दो वेक्टर तो नहीं हो सकते, एक ही चीज की दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पे एक और एजम्पशन बनाएंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां बॉडी ओपन हो, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी उसके रिस्पेक्ट से छोटा एंगल जो एरिया वेक्टर बना रहा होगा आपको वो वाला लेना है। अब जैसे कि इसमें दो एरिया वेक्टर बन सकते थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जो ये वाला है वो छोटा एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको दोबारा इस तरीके से बनाऊं ताकि आप देख पाओ, एक सेकेंड। जैसे कि अगर मैं इधर एक एरिया वेक्टर बनाऊं तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। अब ये वाला जो एरिया वेक्टर है S1 वाला, वो ये वाला एंगल बना रहा है और ये S2 वाला ये एंगल बना रहा है। तो बड़ा एंगल वाला नहीं लेना है हमें, वो लेना है जो छोटा एंगल बना रहा हो। यानी अगर कोई बॉडी ओपन हो तो आपको वो वाला एरिया वेक्टर लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटे से छोटा एंगल बना रहा हो। तो तीन बातें हमने यहाँ पे सीखी। पहली बात, अगर कोई बॉडी क्लोज्ड है तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा। दूसरी बात हमने सीखी कि अगर कोई बॉडी क्लोज्ड है लेकिन वो कर्व्ड है तो इनफाइनाइट एरिया ऑफ वेक्टर हो सकते हैं। हर एक छोटे से टुकड़े के लिए इट विल हैव सम डिफरेंट एरिया वेक्टर। और फिर हमने सीखा कि अगर कोई बॉडी ओपन है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली उस डायरेक्शन में आपको लेना है जिस डायरेक्शन में वो स्मॉलर एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। डन है जी। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब एरिया वेक्टर अगर आप समझ गए तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है चीरते हुए जाना, फ्लक्सिंग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का चीरते हुए जाना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a particular area perpendicularly. Number of electric field lines passing through a particular area perpendicularly is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या है आओ समझे। मान लेते हैं हमारे पास ये एक एरिया वेक्टर है, ठीक है जी, और इसका एरिया वेक्टर जो है आपको पता ही है परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा, है ना। हमेशा एरिया वेक्टर पर इधर क्यों बनाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास वो आप, अच्छा अगर आपको ये एरिया वेक्टर टेढ़ा बनाने में मान लो कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा मत कुछ समझे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एरिया वेक्टर को नॉर्मल बना दें, या एरिया ही ऐसे ले लें नॉर्मल, और इसके लिए ये हो गया मान लो एरिया वेक्टर। मैंने यही एरिया वेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने वाला हूं वो ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है जी, और ये इसका एरिया वेक्टर है एस।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करते हुए जा रही हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली नहीं जा रही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया उन्हें परपेंडिकुलरली जाना होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो परपेंडिकुलर नहीं जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो इसका एक टुकड़ा आ गया ये और एक टुकड़ा आ गया ये, और अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, आई होप आपको पता ही है, कॉस थीटा, और उसके सामने वाला कंपोनेंट होता है साइन थीटा। तो हमें कौन से वाला कंपोनेंट चाहिए बताओ, हमें कॉस थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए या साइन थीटा वाला? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट पे, कि हमें यहाँ पे कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए होगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए होगा या साइन थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए होगा? जल्दी से खटाक से बता दो। साइन थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए होगा या कॉस थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए होगा? तो आंसर है साइन थीटा वाला नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमें वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से जो परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर कौन सा जा रहा है, कॉस थीटा। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो वो होता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इनटू में कितना एरिया है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें परपेंडिकुलर वाली चाहिए थी, तो हमने क्या ले लिया, ई कॉस थीटा, और एरिया यहाँ पे कितना है मान लेते हैं एस, तो फ्लक्स आ जाएगा मेरे पास ई एस कॉस थीटा, फ्लक्स आ जाएगा मेरे पास कितना, ई एस कॉस थीटा। और आप सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और अब एरिया भी वेक्टर हो चुका है, और जब दो वेक्टर के साथ क्या लगा होता है, कॉस थीटा लगा होता है, तो हम उनको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहां से ये बात बताओ, ये तो मैंने एक बहुत बड़ा सा एरिया लिया। अब जैसे कि पीछे हमने बात की थी कर्व की, जहां पे मैं छोटे से ds लूंगा, छोटे से ds लूंगा, उस केस में अगर मैं छोटे छोटे एरिया वेक्टर लेता हूं तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, छोटा सा एरिया लूंगा, तो मुझे छोटा सा फ्लक्स यानी कि डी फाई मिल जाएगा, मुझे छोटा सा फ्लक्स यानी कि डी फाई मिल जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा। यस और नो? आंसर इज यस, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूं खोल के भी तो भी लिख सकता हूं, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। वो तो आप चाहे ऐसा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो चाहे ऐसा वाला, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक बात और सीखे होंगे शायद, कि जब कोई क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से आती है वो हमेशा स्केलर होती है, तो इसका मतलब है जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या बना दिया मैंने, जो फ्लक्स है वो एक कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहली बात तो इसके पास कोई डायरेक्शन है भी नहीं, और दूसरी बात ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से आया है, और जो भी क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से आती है वो हमेशा एक स्केलर होती है, क्रॉस से आने वाली वेक्टर होती है। तो ये एक कौन सी क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जल्दी से 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, इसकी एसआई यूनिट बता दो, क्योंकि अगर आपने नहीं बताई तो गड़बड़ी हो जाएगी। 30 सेकंड का समय, यह करना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग साथ दे। क्या होता है, बच्चे जब रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं तो साथ साथ में सो जाते हैं, है ना, लेकिन जगाए रखने का एक ही तरीका है कि आपको मैं 30 सेकंड का टाइमर दूं, ईमानदारी से आप इसकी एसआई यूनिट निकालें, खटाक से जल्दी से इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे निकाल के रख दें। इसको मैं हटा देता हूँ, ओए 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 ओए, अच्छा ऊपर चल रही है घड़ी, 23 22, आई होप दिख रही हो, दिख रही है, जल्दी से बच्चों। 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, डन है जी। घंटी बजाने से पहले मैंने हटा दिया इसको। चलो आगे हो गया ऐसा यूनिट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या तो याद होगा, न्यूटन पर कूलम, और ds यानी एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, थीटा की होती नहीं है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसकी एसआई यूनिट आ गई। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डन है। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चीरते हुए जा रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी।
अब कॉमन सेंस की बात ये भी है, ध्यान सुनना, कि अगर मेरे पास, छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरे पास छोटा सा फ्लक्स है डी फाई और वो आ चुका है किसके बराबर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर, तो और अगर मुझे पूरा फ्लक्स निकालना हो, मतलब अगर मुझे उससे पूरा फ्लक्स निकालना हो, तो छोटे से फ्लक्स से पूरा फ्लक्स कैसे निकालते हैं, आई होप आपको पता हो, इंटीग्रेशन करके। क्या करके, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं डी फाई का, डी फाई इज द छोटा सा फ्लक्स। अब अगर मैं सारे डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई ऐड कर देता रहूं, तो मुझे आपको पता है ना इंटीग्रेशन करना होगा, बिकॉज इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन। तो अगर मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो ये डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस आ जाएगा, विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस भी लिख सकता हूं, या ई डी एस तो है ही। अगर मैं पूरा एरिया निकाल पा रहा हूं, छोटा एरिया निकाल पा रहा हूं कर्व्ड बॉडीज के लाइक, तो डी एस लगाएंगे। पूरा एरिया है, कोई प्लेन शीट है, तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमारे पास अभी एक फॉर्मूला आया है, और वो फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या ई एस कॉस थीटा, या ई डॉट डी एस, या ई डी एस कॉस थीटा, या टोटल फ्लक्सेस। इन सारे फॉर्मूले हैं तो सेम ही ना, बेसिकली सारे के सारे यही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं थी तो कंपोनेंट क्रिएट कर दे, वो तो अलग बात हो गई। डन 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 डन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है बच्चों गॉस थ्योरम। मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है, शायद जिनके नाम एस से खत्म होते हैं उनके बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, बाकी आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों गॉस जी क्या कहते हैं, गॉस जी ने एक बहुत ही खतरनाक थ्योरम दी जिसको हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं। बट इन्होंने कहा कि अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड बॉडी निकालना है, अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है फॉर अ क्लोज्ड बॉडी, एक क्लोज्ड बॉडी के लिए अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, यानी कि फाई निकालना है, जो कि वैसे ही हम लोग अभी देख चुके हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो चुका है, तो ये एक और चीज के बराबर भी होता है, विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यार ये तो हम पीछे ही देख चुके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गॉस जी ने कहा कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी होता है। अब यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। दो बातें बोली गई, पहली बात तो गॉस थ्योरम इज ओनली फॉर क्लोज्ड बॉडीज। गॉस थ्योरम जो हम लगा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड बॉडीज के लिए ही लागू होती है। अगर कोई बॉडी ओपन है और आपको उसमें गॉस थ्योरम लगाना है तो उसे क्लोज करना होगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे, हम उन पे भी जाएंगे। लेकिन अगर एक बॉडी ओपन है तो आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड बॉडीज ओनली, पहली बात। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर मुझे एक क्लोज्ड बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है टोटल, तो मैं निकाल सकता हूं नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, यानी द टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड बॉडी इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। वो किताबी भाषा बोले, पर आसान भाषा में कहें तो अगर मुझे एक क्लोज्ड बॉडी के लिए टोटल फ्लक्स निकालना है, तो क्लोज्ड बॉडी के लिए टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है कि मैं कितना चार्ज उसके पास है टोटल जो उसने इनक्लोज किया हुआ है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दूं। अगर कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना, वो आप जानते हैं। वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे यार, उसकी टेंशन ना लो आप, लेकिन अभी के लिए समझ तो लो ये क्या कहता है। तो अगर एक बॉडी क्लोज्ड है तो टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड बॉडी इज ऑलवेज, ये तो मैथमेटिकली था ही, पीछे आ चुका है, लेकिन गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। यहाँ पे क्यू का मतलब है उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। अच्छा, दो बातें, पहली बात, जब कोई बॉडी क्लोज्ड होती है तो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर यहाँ पे एक गोला लगा देते हैं। अगर एक बॉडी क्लोज्ड होती है तो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर यहाँ पे पता नहीं क्लोज है कि नहीं है, लेकिन अगर एक बॉडी क्लोज्ड हो, हम पूरे क्लोज लूप के लिए बात करें तो इंटीग्रेशन के ऊपर साइन पे गोला लगाना होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको कैसे समझे कितना चार्ज एनक्लोज किया है। मान लो ये एक बॉडी है, अब इसने यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज, -5 कूलम का चार्ज और 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और बाहर 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स निकालो, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमारे पास पता ही है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12, लेकिन क्यू कितना लें ये बताओ। इसके अंदर एक चार्ज बैठा हुआ है 2 कूलम, एक बैठा है -5 कूलम, एक बैठा हुआ है हमारे पास 10 कूलम और एक बैठा हुआ है 5 कूलम। अब बताओ हम यहाँ पे टोटल चार्ज एनक्लोज कितना लें, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बता दीजिए। तू करी फोन मेरा मैनेजर चकूगा। हो गया डन है। कितना आया, क्या आंसर 7 कूलम आया या आंसर 12 कूलम आया? आंसर 7 कूलम आया या 12 कूलम आया, है ना? कमेंट सेक्शन पे लिख दिया होगा। तो आंसर आएगा 7 कूलम्स, यानी कि हम ये जो बाहर बैठा हुआ 5 कूलम वाला चार्ज है ये नहीं लेंगे। ये जो बाहर बैठा हुआ 5 कूलम का चार्ज है ये हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये चार्ज इस बॉडी ने एनक्लोज नहीं किया हुआ, सिर्फ वही चार्ज लेने हैं जो बॉडी ने एनक्लोज किए हुए होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। डन है जी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रूफ करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता चुका हूं कि हम डेरिवेशंस तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन बच्चों कुछ डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा ईजी होंगी, तो उनको हम लोग ऐसा करेंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि आप उन्हें पढ़ सकते हो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आपको लगे कि कोई डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और कुछ डेरिवेशन जो हम कर भी रहे हैं उनको भी हम शॉर्ट में करेंगे, मतलब कोई स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिखेंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो ऑनलाइन में आपको पता है ऐसा प्रोसेस नहीं होता है ना, मतलब फिर तो एक लेक्चर 13 14 क्लास चलेगा एक चैप्टर। और मैंने नोटिस किया कि ऑनलाइन में बच्चे 14 लेक्चर एक चैप्टर के नहीं देखते हैं, वो वाले चैप्टर्स देखना उनको वन शॉट पसंद है। मैं देखता हूँ हमेशा बच्चे वन शॉट पे मरते हैं। अब ज़माना ये आ गया, ऑनलाइन वाले टीचर्स को भी बिगाड़ दिया है तुम लोगों ने। ऑल्दो ऑफलाइन में ये चैप्टर 15 लेक्चर से पहले होता ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं होता। कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 15 लेक्चर में दे दूंगा, आप लोग जान खा जाओगे, आप कहोगे ये कैसे हो रहा है, वो वाली बात है ना, वो डिफरेंस तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। चलिए, लेकिन अगर ये हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है मान लेते हैं स्मॉल r, और इस पे कोई चार्ज बैठा हुआ है, Q चार्ज बैठा हुआ है, Q चार्ज, हमें प्रूफ करना है कि जो फ्लक्स है वो Q/ε0 होगा। तो भैया जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला E.ds तो मैं लगा ही सकता हूं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं और ये किसके बराबर आ जाए, Q/ε0 के बराबर आ जाए तो मजा आए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे E.ds cos थीटा लिख देता हूं। अब ये जो स्फीयर है इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बताओ? कहीं से भी ले लो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, कहीं से भी ले लो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, कहीं से भी ले लो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगी, कहीं से भी ले लो परपेंडिकुलरली क्या रहेगी, आउटवर्ड। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे इसी केस के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही रहेगी, क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज या किसी भी चार्ज की बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहती है ना। तो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा कितना हो जाएगा, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds हो गई, बिकॉज थीटा 0 है तो cos 0 1 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K/Q/r² और अंदर बच जाएगा ds। इसमें K कांस्टेंट है बाहर आ गया, Q कांस्टेंट है बाहर आ गया, r² कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। अब ये ds छोटा सा एरिया था, इस पूरे स्फीयर को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ds तो इस स्फीयर का छोटा सा हिस्सा था, पूरा इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा, विच इज 4πr²। तो फ्लक्स आ जाएगा K/Q/r² इंटू में 4πr², r² से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ इंटू में 4π। अब मैं यहां से K को एक्सपैंड कर दूं तो 1/4πε0 होता है, यह आ गया Q इंटू में 4π, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो फाई आ जाएगा Q/ε0, फाई आ जाएगा Q/ε0। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि एक बॉडी के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है ये बराबर होता है किसके, Q/ε0 के, Q/ε0 के। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों को बात करनी है एप्लीकेशंस ऑफ, उससे पहले भी कुछ और बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम के क्या फायदे हैं, क्या एप्लीकेशन है, इन्हें कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होगा और वो है गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ वैलिड है फॉर क्लोज्ड बॉडी। वर्ड ढूंढो जी, ये रहा, फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। अगर कोई सरफेस क्लोज्ड है तो ये बॉडी, उसी पे हम ये रूल लगा सकते हैं, लॉ लगा सकते हैं कि भैया टोटल फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अगर कोई बॉडी क्लोज्ड नहीं है, अगर कोई बॉडी ओपन है, तो फिर उस पे भी अगर आपको गॉस थ्योरम लगानी है तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं गॉसियन सरफेस का। तो बेसिकली ये एक इमेजिनरी सरफेस है which helps us to enclose any open body or point. Imaginary surface which helps us to enclose any open body or point, after which we can apply गॉस थ्योरम, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? गॉस थ्योरम। यानी अगर एक बॉडी ओपन है, आप उस पर भी गॉस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप गॉसियन, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल करके हम, जो कि इमेजिनरी सरफेस होते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम ओपन बॉडी को भी क्लोज कर सकते हैं और फिर उस पर भी गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। वो अभी हम जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहली एप्लीकेशन है, हम इससे डिराइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ। हम इससे कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं फॉर वायर, एक वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तीसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं फॉर अ शीट, एक शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और चौथा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं फॉर स्फेयर्स, हम स्फेयर्स के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये और भी एप्लीकेशन है, लेकिन 12th में हमें ये 4 एप्लीकेशन पढ़नी है कि हम गॉस थ्योरम से क्या क्या कर सकते हैं। पहला, हम कूलम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं, जो कि अभी तक हमने सिर्फ स्टेटमेंट में पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन हम इसको यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं फॉर अ वायर। तीसरा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं फॉर अ शीट। और चौथा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं फॉर स्फेयर्स। इनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखा जाए तो इन सब की जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। इनमें से किसकी डेरिवेशन अगर आपको लगता है कि मैं करवा दूं तो मैं करवा दूंगा जब हम अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर्स ले रहे होंगे, लेकिन अभी हम इनके फॉर्मुलेशन करके इनको समझेंगे। अगर आपको लगता है इनकी डेरिवेशन मुझे करानी है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं इनमें से किसी एक की डेरिवेशन करा दूंगा। ऑल दो यहाँ ऑफलाइन में तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कर, यार देखो मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बात करता हूँ। अगर मैं हर एक छोटी छोटी डेरिवेशन भी क्लास में करवाने लग गया तो फिर यहाँ मुझे पता है क्या होगा, 10% जनता होगी जो सेटिस्फाइड रहेगी, क्योंकि डेरिवेशन एक ऐसा हिस्सा होता है जो बच्चा खुद से भी कर सकता है। मैं अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ और यही मैं कहना चाहूंगा बस कि आप ये वाले डेरिवेशंस खुद से करेंगे, पढ़ेंगे और आपको आती भी होंगी। नहीं आती है इनमें से ऐसा कोई लगता है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है तो आप बता देना, मैं जब असाइनमेंट वाली क्लास दे रहा हूँ तो करा दूंगा। अभी के लिए डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ तो इससे होता ही है। अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ वायर, अगर एक वायर हमारे पास है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है लेकिन चार्ज उस पर क्या बैठा हुआ है? पॉजिटिव, और मुझे उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लैम्डा लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ बैठा हुआ है, क्योंकि हमने वायर तो इनफाइनाइट लेंथ के ले ली है। अब इस इनफाइनाइट लेंथ की वायर में कितना चार्ज बैठा हुआ है पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और जब हम लोग डेरिवेशन कर देते हैं, हम लोग इस वायर के
इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके लिए आपको शायद पता ही हो, हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन हमने वो इमेजिनरी लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वायर के लिए निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। एक स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कितना चार्ज बैठा हुआ है पर यूनिट लेंथ। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर क्या है, कितने डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। मान लो आप इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो वायर से वो कितना दूर है, एंड एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो अगर आप देखो तो एक वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से ग्राफ इनका ऐसा बन जाएगा। तो इसके ऊपर दबा के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसकी डेरिवेशन भी है जो कि आपको करनी है, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शीट आती है, यानी हमारे पास एक शीट होगी, ये हमारे पास एक शीट है, और इस शीट के लिए हम लोगों को इस पे अगेन पॉजिटिव चार्ज है, और लेट्स से हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि इस शीट के बाहर है, अगेन जो कि क्लोज्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करने के लिए इसके आसपास गॉसियन सरफेस ले लेते हैं जो कि अगेन सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब इस बार जो सिग्मा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जो होता है इसको बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब कितनी चार्ज इस पे प्रेजेंट है एरिया वाइज। या पिछली बार तो वायर थी ना, वायर तो एक लाइन होती है तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाला, लेकिन इस बार सिग्मा क्या होगा, कलर अलग लेता हूं, अच्छा नहीं है। सिग्मा क्या होगा, एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब कितना चार्ज इस पे बैठा हुआ है पर यूनिट एरिया। फिर जब हम डेरिवेशन करते हैं तो एक शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, कितना चार्ज बैठा हुआ है पर यूनिट एरिया, और 2 और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो बहुत रिमार्केबल, बहुत अलग चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, वो ये है कि सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट ये दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं। सिग्मा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। अब अगर दोनों के दोनों कांस्टेंट, सिग्मा मतलब कितना चार्ज बैठा हुआ है पर यूनिट एरिया, वो क्या है, कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो भी एक कांस्टेंट है। तो इसीलिए अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस के साथ, तो ये जैसे कि हमने यहाँ बनाया था, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ गई है। इसका मतलब अगर एक वायर से आप दूर जाते जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, लेकिन एक शीट से जाओगे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, थियोरेटिकली स्पीकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में क्या होती रहती है, कम, क्योंकि लॉस तो होता ही है। बट थ्योरी ऐसा कह रही है कि देयर इज नो लॉस ऑफ, अगर मान लें ऐसा कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज कांस्टेंट। और इसके बाद हमारे पास आता है आखिरी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर। एक स्फीयर के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, एक स्फीयर के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, पहली बात तो इसके 3 केस होते हैं। एक होता है आउटसाइड, एक होता है ऑन, और एक होता है इनसाइड। अब यहां पे अगर हमारे पास एक स्फीयर है, इधर डायग्राम बनाए थे, यहां पे अगर हमारे पास एक स्फीयर है, इसका ये रेडियस है स्मॉल आर, और मान लो मुझे इस कैपिटल आर पी पॉइंट पे जो कि इसके बाहर बैठा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगेन इसको क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं जो कि स्फेरिकली होता है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ आउटसाइड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे अगर निकाली जाए तो फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाय आर का होल स्क्वायर। अगेन सिग्मा वही है, लीनियर एरियल चार्ज डेंसिटी, कितना यहाँ पे चार्ज बैठा हुआ है पर यूनिट एरिया। बस ये छोटा आर जो है वो हमारा स्फीयर का रेडियस है, चार्ज का रेडियस है, जिसके ऊपर चार्ज बैठा हुआ है उसका रेडियस है, यानी चार्ज का। और जो बड़ा आर है वो डिस्टेंस है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेकिन जब मैं ऑन द स्फीयर आ जाता हूं, यानी कि मैं स्फीयर के ऊपर ही आ जाऊंगा,
तो ऑब्वियसली बात है छोटा आर और बड़ा आर तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑन द स्फीयर आ गया। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आउटसाइड है, ऑन द स्फीयर आने पे छोटा आर और बड़ा आर बराबर हो जाता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। आउटसाइड की बात करें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट छोटे आर बाय बड़े आर का स्क्वायर, लेकिन ऑन द स्फीयर बात करें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही आप सब जानते हैं कि किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर यानी इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो जीरो आती है। किसी भी हॉलो कंडक्टर के इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी ना, वो तो हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। अच्छा, तो यहाँ पे यानी 3 केस आए, आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट छोटे आर बाय बड़े आर का स्क्वायर, इसके बाद सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इनसाइड आ गई जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग, ऐसा करो चलो यहाँ पे डिस्टेंस बनाओ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन बहुत ही प्यारा ग्राफ। अगर मैं आपको इस ग्राफ के लिए पूरे 30 सेकंड या चलो पूरा 1 मिनट दे दूं तो मजा ही आ जाए। 1 मिनट दे दिया मैंने इसको बनाने के लिए और दिमाग लगाओगे कि जिसने इसका ग्राफ बना दिया ना भाई साहब मजा आ गया। अपने रजिस्टर में 1 मिनट लेके इन तीनों सिचुएशन को एक ही ग्राफ में दिखाना है, एक ही ग्राफ में इन तीनों सिचुएशन को दिखाना है। मैं यहां से हट जाता हूं चाहे, ताकि आप इसे ढंग से बना सको जल्द से जल्द। दस 9 आई होप बना लिया होगा, या मन में तो बना ही लिया होगा एटलीस्ट, कि नहीं? ओए भाई बड़ी डर जाता हूँ इससे। चलो ठीक है, हाँ भाई, तो आई होप आपने ग्राफ बना लिया होगा इसका बच्चों। अब ग्राफ में क्या है कि सबसे पहले तो अगर हम इसके सेंटर पे खड़े हुए हैं, सेंटर पे, और जब तक मैं इसके रेडियस तक नहीं आता, सेंटर से जब तक मैं इसके रेडियस यानी मैं ऑन द स्फीयर नहीं आ जाता, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी बताओ? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जीरो। जब तक मैं इसके सेंटर से इसके ऑन द सरफेस नहीं आ जाता, जब तक मैं इसके सेंटर से ऑन द सरफेस नहीं आ जाता, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो। लेकिन जैसे ही मैं ऑन द स्फीयर आऊंगा, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही मैं ऑन द स्फीयर आऊंगा, जब तक मैं सेंटर पे था 0 0 0 आगे अंदर था 0 0, जैसे ही ऑन द स्फीयर आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। डन। अब क्या होगा? अब आप देखो आउटसाइड अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अगेन जितना दूर आप जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, जितना दूर आप जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, जितना दूर आप जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। समझ में आई बात? और अगर आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ बन गया, यानी ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड, ये वाला हिस्सा सिर्फ ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन, और ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड को। बात समझ में आती है? इनसाइड, ऑन और आउटसाइड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही ग्राफ में हमने तीनों को बनाया, और ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी, और यही हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी था, यानी आज कंसेप्ट वाइज चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि मैं इसके आपको सीधा क्वेश्चंस कराऊं पहले, मेरे हिसाब से पहले वो करने चाहिए इसके क्वेश्चंस, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सेकंड चैप्टर शुरू करा दें, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ें और फिर हम एक हफ्ते बाद इसके क्वेश्चन और सेकंड के क्वेश्चन एक साथ करें। मैं अगर होता तो मैं ये बोलता कि नहीं, पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं, ताकि इस पे ग्रिप पूरी बन जाए, अच्छे से बन जाए, पकड़ बन जाए, एनसीईआरटी के सवाल कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि नेक्स्ट लेक्चर तक आपको सारे फॉर्मूले या कंसेप्ट्स याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कई बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी में ना एक पोटेंशियल एनर्जी वाला भी डेरिवेशन है, कि एक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम घुमाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है। वो मैं आपको सेकंड चैप्टर में कराता हूँ। हम हर साल ऐसे ही करते हैं,
क्योंकि वहां पे हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे मैं उसको पढ़ाता हूँ। ऑल दो एनसीईआरटी ने फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, पहली बात। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि क्या आप अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चंस करना चाहते हो या आप सेकंड चैप्टर करना चाहते हो, प्लीज लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन में आंसर टीम को बोलता हूँ चेक करने के लिए, वो चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ठीक आया है। टीम तो वैसे क्या ही, मैं खुद ही करूँगा, टीम तो ऐसे बोल देते हैं हम लोग, मैं खुद ही कर लूँगा और मैं देख लूँगा कि ज़्यादा क्या आया हुआ है। अगर ज़्यादातर बच्चों का होगा, क्योंकि अगली क्लास में क्वेश्चन शुरू करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी ग्रिप बनी होनी चाहिए। अगर आप बना लेते हो तो बेहतर है, हम उसको करके ही फिर सेकंड चैप्टर में चलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बेटर ऑप्शन तो वही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास काफ़ी सारे आज फॉर्मूले और कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, खासकर हमारा नया कंसेप्ट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हमारे पास गॉस थ्योरम। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बता दीजिएगा क्या करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।